में जितना प्रशासन का इस्तेमाल मतलब मिसयूज इस सरकार ने किया है, इतना मिसयूज शायद ही इतिहास में किसी ने किया होगा। जिस दिन आपके पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा होती है उसके अगले दिन ही उनका विरोध होता है कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी चुना है मुस्तफा सिद्दीकी को वो ठीक नहीं है। आपकी ही पार्टी के लोग विरोध करते हैं, क्या कहेंगे आप? जो आपके प्रत्याशी हैं मुस्तफा सिद्दीकी, आज उनका नामांकन है, लेकिन वहीं पर जो फूलपुर विधानसभा सीट है वो कांग्रेस की झोली में चली गई, तो हो सकता है कि कांग्रेस प्रत्याशी बदल ले। इस पर आपकी क्या राय? हाँ, जात पात मुस्लिम हिंदू है राजनीति की ये बिंदु, जब कट्टरवाद आता है तो नरसंहार मचाता है। बेटा भाई न बाप कोई, दंगों के पीछे सांप कई, जो लंबे भाषण गाते हैं, इर्शाद संगीत सुनाते हैं, जो खुद पे आई बात कभी पल में बिल में घुस जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निशाद, स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 पे। बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज के जिलाधिकारी कार्यालय के बिल्कुल ठीक सामने मौजूद है। दोस्तों बता दें कि आज होने वाले विधानसभा उपचुनाव का नामांकन है और जिस विधानसभा का आज नामांकन हो रहा है, बता दें कि फूलपुर विधानसभा है। दोस्तों बता दें कि हालिया हुए लोकसभा चुनाव 2024 में जिन जिन विधानसभा को छोड़कर विधायकों ने लोकसभा चुनाव 2024 में प्रतिभाग लिया था वो सीटें खाली हो चुकी हैं। अब उन्हीं 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। बता दें कि 10 में से एक जो फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट है उसको अभी पेंडिंग में रखा गया है, तो अभी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आज बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी का नामांकन है। जो फूलपुर विधानसभा सीट के प्रत्याशी हैं उनके कार्यकर्ता समर्थक पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल किसकी कितनी दावेदारी है और कौन होगा 19 कौन होगा 20। बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम विस्तार पूर्वक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों बता दें सूत्रों के हवाले से एक खबर ये भी चल रही है कि अब जो फूलपुर विधानसभा सीट है हो सकता है ये कि कांग्रेस की झोली में जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। दोस्तों बताना चाहूँगा कि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि फूलपुर विधानसभा सीट में कांग्रेस का प्रत्याशी होगा। फिलहाल आज जो नामांकन हो रहा है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी का है। तो आइए बातचीत करते हैं। मैम, क्या परिचय हुआ आपका? मैं पूजा मिश्रा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। जी। आज आपके प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी जी का नामांकन है, क्या लगता है कि कितनी दावेदारी जो है इस बार लेकर आप लोग मैदान में उतरे हैं, या फिर क्या क्या बातें दिमाग में चल रही हैं? देखिए, हारा वही जो लड़ा नहीं, और जो है हौसले से संघर्ष से बड़ा कोई जो है मुकाम नहीं होता है। तो आपने देखा मिल्कीपुर में हार माननी इन्होंने जो पड़ी हुई है, जो आपत्ति वहाँ पे पड़ी हुई है वही आपत्ति शीशामऊ में पड़ी हुई है। लेकिन शीशामऊ का जो चुनाव घोषित होगा पर जो मिल्कीपुर का नहीं होगा। मैं बात करती हूँ फूलपुर की। फूलपुर में आपको पता होगा कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था 2022 में, तब भी मुस्तफा सिद्दीकी जी जो है हमारे प्रत्याशी थे और उनको हराया गया था। हमें कोई गुरेज नहीं है कहने में इस बात को कि उनको जबरदस्ती जो है लास्ट राउंड में ले जा करके हराया गया था। और इस बार भी अगर आप उठा करके देखेंगे 2024 का, तो भले जो है भाजपा ने अपना सांसद बना दिया है, वो भी लास्ट के 4 राउंड में आप भी देखे होंगे जो है किस तरीके से डिप्टी सीएम आते हैं, राउंड रुकता है, उसके बाद में भाई साहब बराबर होते हैं, फिर 32 से आगे जाते हैं, फिर जाकर के चुनाव जीतते हैं। हम उस पर भी कोर्ट गए थे। हालांकि जो भी परिणाम आ रहा, अगर फिर भी आप देखेंगे ना, तो जो सांसद बने हुए हैं वो अपना विधानसभा बुरी तरीके से हारे हैं फूलपुर। तो जो समाजवादी पार्टी, हम जो आप कह रहे हैं ना मुद्दे लेकर के क्या जा रहे हैं, आप जाइए फूलपुर में, आपको पता चलेगा कि सड़कें तो है ही नहीं, गड्ढे हैं। ऐसा नहीं कि सड़कों में जो है वो होता नहीं कि हर जगह खुदा है। तो अभी जो है आप चाहे इलाहाबाद को देख लेंगे, चाहे फूलपुर को देख लेंगे, हर जगह ही खुदा हुआ है। और खड़ंजे तो ऐसे बनाते हैं, वो खड़ंजे लेके के जाएंगे, अगर वो जो है विशेष जाति या विशेष धर्म का हो गया ना, तो उसके दरवाजे पर चढ़ा के लेके जाएंगे। और आगे जा करके आप पता करिएगा, आगे जा करके मिल गया उनकी जाति का, आप क्या करें? अब खड़ंजा उखड़ करके वापस चला गया। आपको भी पता होगा कि यहीं इफ्को में जो है किसान जाते हैं, दिन भर लाइन में लगे रहेंगे। काला बाजारी की बात कर रही हूँ मैं, कि आप लगे रहिए और पीडीपी यूरिया लगे रहिए, फिर आप वापस आ जाइए, क्योंकि ट्रक लगती है, दूसरी ट्रक बगल में लग जाती है और वो वहीं से वहीं उतर करके चली जाती है। तो मैं ये तो मुद्दे बता रही हूँ। और आपको ये पता ही होगा कि अभी पीएससी का एग्जाम होना था नवंबर में। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्तियाँ उठा लिए हुए हैं। तो ये सरकार क्या करती है, एग्जाम अनाउंस करती है, फिर तख्तियाँ पकड़ा देती है कि आप तख्ती उठाइए, पोस्टपोन्ड हो रहा है, आप जाइए प्रोटेस्ट करिए। और बहुत ज़्यादा करेंगे, आप हाईकोर्ट जीतेंगे, चलिए हम लेके चलते हैं। अभी कर रहे हैं ना मीटिंग, तुरंत मीटिंग होगी। 2022 में तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई कि पानी की समस्या दूर की जाएगी, नहीं हुई। जैसे जो है 69,000 भर्ती में जो है हाईकोर्ट का फैसला आया, तुरंत मीटिंग बुलाई गई कैबिनेट की, फिर भी जाकर के 24 घंटे में निस्तारण करेंगे। वो आपको क्या लगता है, छात्र देख नहीं रहे हैं क्या? 24 घंटे में निस्तारण होना है, 72 घंटे में सुप्रीम कोर्ट।
अब जाओ भाई सुप्रीम कोर्ट के पास में चला गया। और यहाँ पे भी यही हालात हुए कि लास्ट मोमेंट तक उनका प्रयास था कि नहीं हम नॉर्मलाइजेशन कर देंगे, लेकिन जब छात्र प्रोटेस्ट करते रहे, इनको लगता है कि भाई आराम से ऐसा करो कि ये उसी में उलझे रहे, तरक्की की बात ना करें। और इसीलिए जो है 2024 में उत्तर प्रदेश में जनता ने तमाचा मारा हुआ है। और ये बाई इलेक्शन है, तो बाई इलेक्शन आपने देखा 2022 में कब तक जबरदस्ती करेंगे। तो भगवान श्री राम भी आपको नकारते हैं कि आप जो है आप आइए मिल्कीपुर में। देखो इतनी नाक फंसा रखी हुई माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि नहीं भाई मिल्कीपुर का जो है चुनाव नहीं होगा। आपको पता प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित हुए हैं अभी? प्रत्याशी इसलिए नहीं घोषित हुए हैं कि इनको खौफ है कि अगर हम पहले दे दिए, फिर समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति बदल दी, प्रत्याशी बदल दी, तो चाह रहे लास्ट मोमेंट तक हम प्रत्याशी घोषित ना करें। तब इनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? घर में बैठे हुए ना। हाँ, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये आप उठा करके देखिएगा, ये पूरे के पूरे SDM, CO, तहसीलदार तक, ये यहाँ तक अधिकारी सेट कर रहे हैं। आपको बिलीव नहीं हो तो पता करें, लिस्ट उठाइएगा, वो उठा करके ये सेट कर रहे हैं कि अच्छा फूलपुर में अभी चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2 दिन पहले सारे उठा करके वहाँ पे रख दो। अपने लोग रहने चाहिए, ताकि जो है जितना प्रशासन का इस्तेमाल मतलब मिसयूज इस सरकार ने किया है, इतना मिसयूज शायद ही इतिहास में किसी ने किया होगा। आपको चंडीगढ़ का उदाहरण है, वो टैंपरिंग करते हुए उनको बिल्कुल दिख जाता है तो अब पता चल जाता है। और अगर नहीं दिखता है तो भाई कोर्ट चले जाइए, कोर्ट कचहरी के आप धक्के खाते रहिए। आपको भी पता है कि जो है जब बाई इलेक्शन अभी इससे पहले 2024 का इलेक्शन हुआ, तब भी हम न जाने कितने सीटों पर गए थे कोर्ट, और 2022 के इलेक्शन में भी हम न जाने कितने सीटों पर कोर्ट गए थे। वो अभी भी वहाँ पे जो है पेंडिंग्स चल रही हैं और चुनाव चलते रहेंगे। अच्छा मैम, जैसे कि आपने कहा कि तहसीलदार से लेके जिला अधिकारी या फिर उस समय निर्वाचन आयोग से जुड़े तमाम अधिकारियों को खरीद लेते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर इस बार देखा कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में एक इतिहास रचा, इतनी सीटें निकाल कर। तो मैं आपको इसका भी ऐसा कुछ होता तो फिर इतनी सीटें कैसे आपको पता है कि जब हमारी मीटिंग होती है ना समाज पार्टी की, तो हमसे ये नहीं कहा जाता है कि हम उस चुनाव जो है जीत रहे हैं। वहाँ पे ये कहा जाता है देखो ये सीटें हम जीत रहे हैं, मार्जिन इतना क्रिएट करो कि जब जाकर वहाँ पे बेईमानी करने लग जाए तो हमें 4-5 हज़ार वोटों से ना हरा पाए। आप लाख 1.5 लाख को कितना कंपनसेट करेंगे? तो हमारा टारगेट ये होता है। और हमने जो है EVM है, आपको भी पता होगा, GVL जो है ने एक किताब लिखी हुई है ना कि हाउ कैन डेमोक्रेसी इज एट रिस्क, हाउ कैन यू ट्रस्ट EVM। तब तो इनको परेशानी नहीं होती है। आडवाणी जी प्रश्न उठाते हैं तब तो इनको परेशानी नहीं होती है। तो देखिए EVM में क्वेश्चन मार्क वाला चीज़ है, तो उस पर सवाल तो लाजमी है। पहले आप उठाया करते थे, अब आपने उतना मिसयूज करना चालू कर दिया हुआ है कि हम आपसे सवाल उठाते हैं तो आपको लगता है EVM, और हम मेहनत इतनी करते हैं। मैं आपको जवाब दे दूँ ना, 37 सीट से ज़्यादा आती हमें जो है 7-8 सीटों पर, चाहे वो फूलपुर लोकसभा की सीटें, मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं उस वक्त काउंटिंग में थी। जिस वक्त जो है मैं जो हमारा भदोही लोकसभा है, आपको पता होगा वहाँ पे TMC के प्रत्याशी थे, तो हम वहाँ पे उस वक्त काउंटिंग में थे। और जब लास्ट मोमेंट में काउंटिंग रुकी है तो मैं वहाँ से निकल के आई थी, मुझे पता चला कि ये मैं जब निकल रहे होते ना, अब तो लगता है कि हमारे यहाँ पे पता चल गया था कि हाँ राउंडिंग मार खत्म हो गई हुई है। तो पता चला कि फूलपुर के 4-5 राउंडिंग बची हुई, तो हमने कहा चलो देखते हुए चलते हैं कि वहाँ पे काउंटिंग कहाँ पहुँची, पता चल रुक गई हुई है। अब रुकी हुई है, अब माननीय जी जो अंदर आ रहे हैं। ऐसा क्या होता है कि माननीय जी अंदर आएंगे उसके बाद ही होगा। आपने हरियाणा का चुनाव देखा था ना, 11 बजे से जो है सॉरी 10 बजे से जो है वहाँ पे डिस्प्ले करना बंद हो गया। उसके तब कब बंद हुआ? जब भाजपा आगे गई। आपने बिहार का चुनाव देखा होगा ना, ये मतलब इलेक्शन कमीशन की साइट तभी कोलैप्स क्यों करती है जब भाजपा आगे जाती है, वो तब क्यों नहीं कोलैप्स कर जाती है जब जो है कांग्रेस आगे जाती है। हम तो प्रश्न उठाने के लिए जनता ने बनाया, छाड़ते हैं। आपने EVM की बातचीत की, तो आपको पता होगा कि साल 1991 में कांग्रेस ही EVM को लाई। उसके बाद कांग्रेस क्यों सामने नहीं आती? कांग्रेस क्यों कभी इस पर EVM पर सवाल क्यों नहीं करेगी? नहीं, आप देखिए अगर EVM में गड़बड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपने शायद जो है हरियाणा का चुनाव का देखा नहीं। माननीय राहुल जी ने कहा कि जब जो है EVM मशीन है, अब वोटिंग होने के बाद में उसको सील करके रख दिया गया, जब काउंटिंग के लिए लेके जाते तो 99% बैटरी मिली उसकी EVM की। ये प्रश्न तो उठाया ही जाएगा ना। आप कहते हैं ना कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, जब इमरजेंसी लगी हुई थी तो कांग्रेस ने किया था गलत, ठीक है। फिर कांग्रेस इतनी आताताई नहीं हो रखी थी। जब जो है अमेंडमेंट हुआ, 48th अमेंडमेंट हुआ, भाजपा की गवर्नमेंट तो उस वक्त जनता दल हुआ करती थी, तो उस वक्त जो है जो कांग्रेस ने जितना रिवर्ट बैक करने के लिए दिया सपोर्ट, आपको पता है राज्यसभा में सपोर्ट नहीं था इनके पास में। राज्यसभा में बहुमत दे करके उस समय में जो है करेक्ट की गई चीज़ें, तो कांग्रेस करेक्ट करती चली आ रही है। ऐसा है तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी, भाई सीधा सा फंडा है कि अगर हमें पसंद नहीं है या हमें डाउट है कि EVM में गड़बड़ी, चुनाव बहिष्कार कर देना चाहिए।
तो हम लोग आशा तो करते हैं, लेकिन जनता का नुकसान हो जाएगा ना। ये तो यही चाहते हैं कि अब बैठे हम लोग जो है अपनी छोटी छोटी पार्टियां बनाएंगे। नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं कि चलो कांग्रेस बहिष्कार कर देगी, समाजवादी पार्टी बहिष्कार कर देगी। आपको क्या गारंटी लगती है कि जो नीतीश कुमार जी की पार्टी बहिष्कार करेगी? हो सकता है कि इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं वो बहिष्कार कर दे, बाकी जो एनडीए की है वो अलग अलग होकर के लड़ने लग जाए। नहीं, वो अलग अलग होकर लड़ने लग जाए तो ये तो होगा ही ना कि डेमोक्रेसी है, इतनी पार्टियां लड़ रही हैं, चलो 4 पार्टी बहिष्कार कर रही है, कोई बात नहीं है, डेमोक्रेसी है, चुनाव तो होगा ही। तो ये चुनाव तब रुकेगा जब केवल सिंगल पार्टी लड़े और सारी 99.9% जो है पार्टियां बहिष्कार करें। ये कहना आसान होता है, पर प्रैक्टिकली आप देखिए कि वो 2-4 पार्टियां और फॉर्म करवा देंगे कि भाई तुम सब लोग डमी लड़ जाओ। चाहिए तो वही ना डेमोक्रेसी जो अभी 10 सालों से प्रेजेंट करते चले आ रहे हैं डेमोक्रेसी की, उसकी बात कर रही हूँ मैं कि डेमोक्रेसी को बिल्कुल तार करके रखा हुआ है, प्रोटेस्ट करने नहीं देते। आपको पता होगा सोनम वांगचुक जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर में नहीं दिया गया, किसान को जंतर मंतर नहीं दिया गया, रामलीला मैदान। यहीं पे अन्ना हजारे प्रोटेस्ट करते थे, कांग्रेस ने रामलीला मैदान उठाकर दे दिया था, लोग करो लेट हुए सरकार। ये लोकतंत्र होता है, उनको पता है कि प्रोटेस्ट करेंगे सरकार ले डूबेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब डेमोक्रेसी का उन्होंने जो है स्वागत किया और उनको जमीन दी कि भाई आप परमिशन दिया कि रामलीला मैदान में आप करिए प्रोटेस्ट। यहाँ तो कीलें लगा दी। अभी चुनाव होने के बाद जब इलेक्शन खत्म होता है, लोकसभा चुनाव 2024 का, उसके बाद चुनाव के दरमियान ही बहुत सारी बातें, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान से छेड़छाड़ की जा रही, और उसके बाद जो चुनाव का जो रिजल्ट आता है तब लोगों की आंखें खुल गई। और वहीं पर जिन पर आप इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इन लोगों ने लोकतंत्र को कब्जे में कर रखा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को जो है ये नहीं मानते हैं, ना मानने वाले लोग हैं, उसके बाद आपने देखा कि रिजल्ट तो एकदम आश्चर्यजनक तरीके से आया, तो उस पर क्या कहेंगे? अगर ऐसा कुछ होता तो फिर इतनी बढ़िया रिजल्ट। आप देखिए, जनता ने, मैंने पहले बोला, इतना डिफरेंस क्रिएट किया कि ये जो है उसमें बेईमानी नहीं कर पाई। और दूसरी बात आपने कहा, आपको पता लेटरल एंट्री पिछली बार हो गई थी, इस बार नहीं हुई, बैकफुट पे जाना पड़ा, ठीक है। ऐसे ही जो है 69,000 की भर्ती निकल करके आया बाहर कि आपने 19, जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट दे रखा है वहाँ पे 19,000 जो है आपने भर्ती में धांधली की है, वो पता चला ना। तो इसी तरीके से वक्फ बोर्ड हो, नजुल बिल हो, इस सब पे जो है सब गए ना पीछे। तो यही तो लोकतंत्र में चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने, आपको पता है कि वहाँ पे 35 जो लेटरल एंट्री हो गई थी, आपकी 43 क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि हम मजबूत है। जब इसीलिए लोकतंत्र की हत्या हो रही थी ना, तो अगर ये आज गलत है तो ये कल भी गलत था, तब तो हो गई थी। अगर ये आज जो है हम मजबूत होते हैं तो फिर जाकर के सही चली जा रही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, बारी बारी से परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, खबर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए हम बातचीत नहीं। क्या परिचय हुआ आपका? देव नारायण यादव जी, विशेष आमंत्रित सदस्य समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। अच्छा। मेरा सवाल आपसे ये है, जिस दिन आपके पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा होती है उसके अगले दिन ही उनका विरोध होता है कि समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी चुना है मुस्तफा सिद्दीकी को, वो ठीक नहीं है। आपकी ही पार्टी के लोग विरोध करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमारे पार्टी के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। मुस्तफा सिद्दीकी जी जो है एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं और उनके अंदर वो जज्बा है, दबे कुचले गरीब निरीह के आंसू का पोंछने का जो काम उन्होंने किया है। पिछले बार जब वो विधायक थे उन्होंने बहुत विकास किया है। और ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, ये विनाश की पार्टी है। और जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, बैलेट पेपर में हम सभी प्रदेशों में जो है मतलब आगे रहे हैं, और जहाँ पर ईवीएम खुलता है जो है इलेक्ट्रॉनिक जो है, वहाँ पर जो है ये आगे हो जाते हैं। तो ईवीएम पे हम लोगों का भरोसा नहीं है, क्योंकि बैलेट पेपर में हम हर जगह। जब आपको ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो आप लोग ये दावा कैसे कर सकते हैं कि हमारा प्रत्याशी जीत ही जाएगा? भाई, हम लोगों को इतनी ज़्यादा वोट पड़ती है जो है कि बेईमानी करते करते थक जा रहे हैं। और आपने लोकसभा चुनाव 2024 में फूलपुर लोकसभा से आपने अपने प्रत्याशी को क्यों नहीं जिता पाए? बिल्कुल जिताए थे, और हमारा प्रत्याशी जीता हुआ था। हमारे प्रत्याशी को हराया गया है। जो है यहाँ का डिप्टी सीएम बैठ करके जो है खुलेआम जो है बेईमानी कराए, जो है लाइट गायब कर दिए, ये जा रहा है, गायब कर दिए, और ईवीएम बदल दिए। आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही हाल हुआ जो है, मध्य प्रदेश में हुआ जो है, कांग्रेस के साथ क्या हुआ, हरियाणा में हुआ जो है, और राजस्थान में हुआ। ये टोटल ईवीएम से बेईमानी करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर ईमानदारी से चुनाव लड़ती तो उत्तर प्रदेश में एक सीट भी न पाती लोकसभा की।
इनकी औकात पता चलती। इनके प्रधानमंत्री झूठा, इनका मुख्यमंत्री झूठा और झूठ का पुलिंदा लेके चल रहे हैं। पूरे देश में जो है भारतीय जनता पार्टी विनाश की पार्टी है और जनता सब जान चुकी है। इनकी जो करतूत है, ये जो गिरगिट की तरह बदलते हैं, झूठ बोलते हैं, पूरे प्रदेश की जनता इनको जान चुकी है। इसीलिए जो है लोकसभा में इनको जो है औकात दिखा दिया है और आने वाले उपचुनाव में जनता इनको फिर जो है सबक सिखाएगी। जो है जैसे लोकसभा में सिखाई थी, वैसे उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, मुस्तफा सिद्दीकी जी को भारी मतों से जिता करके जो है विधानसभा में भेजने का काम करेगी। जो है चलिए ठीक है, लोगों के अपने अपने दावे हैं। लोग जी जी और हमारे साथ अधिवक्तागण भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम सुशील कुमार यादव है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा। मेरा आपसे सवाल ये होगा, सूत्रों के हवाले से खबर ये चली है कि जो आपके प्रत्याशी हैं मुस्तफा सिद्दीकी, आज उनका नामांकन है, लेकिन वहीं पर जो फूलपुर विधानसभा सीट है वो कांग्रेस की झोली में चली गई। तो हो सकता है कि कांग्रेस प्रत्याशी बदल ले, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, अभी तक तो हम लोगों के पास कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है और ये निर्णय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है, हम लोगों को नहीं। हम लोग आधिकारिक सूचना नहीं हुई है अभी इसकी। नहीं, हम लोग तो कार्यकर्ता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश निर्देश होगा उसी पे हम लोग पालन करेंगे। जी जी। तो क्या लगता है कि इस बार अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या कुछ दमखम लगाने वाले हैं आप लोग? हम लोग कितना भरोसा है? पूरी जोर शोर से चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा में भी हमने 19,000 से उनको हराया है और 19,000 नहीं, अब की 50,000 से हराएंगे इनको। जी जी। चलिए ठीक है दोस्तों, बता दें कि जो फूलपुर विधानसभा है वो पहले भाजपा के जो नेता हैं प्रवीण पटेल जी, वो विधायक हुआ करते थे, यानी कि निवर्तमान विधायक हैं और अभी वो सांसद हो चुके हैं। वो सीट खाली हुई है, उस पर जो है इस बार बड़ा ही जोरदार घमासान होने वाला। बता दें कि फूलपुर की जो सीट है नेहरू परिवार से जुड़ी हुई बड़ी ही ऐतिहासिक सीट है और बड़ा ही रोमांचकारी इस बार जो उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में हम नवयुवकों से बातचीत न करें तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि नवयुवक आने वाले समय का भविष्य है और नवयुवकों पर भी निर्भर करता है कि दरअसल ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग कैसी सरकार चाहते हैं, इन लोगों को क्या कुछ कमियां नजर आ रही हैं, ये लोग मतलब आगे चल के अपने भविष्य को लेकर क्या सोचते हैं या फिर क्या इनको लगता है कि कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा सोचते हैं आप लोग? देखिए, पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि मेरा नाम आर्यन पाठक है। जी जी। और मैं 13 साल की उम्र से एक नॉन रजिस्टर्ड NGO चला रहा हूँ, समझ सकते हैं। मतलब कि मैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता आया हूँ। अब रही बात पार्टी की और रही बात देश की, तो मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी का अर्थ होता है कि द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसका मतलब ये है कि जब सरकार हमारी ही है तो सोच हमारे से चलना चाहिए। और रही बात आपने शुरू में जो बोला कि आप छात्र हैं या फिर वो हैं, तो छात्र जो होता है जैसे एक वृक्ष होता है, तो वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, वृक्ष का ट्रंक होता है, वृक्ष की छायादार वो होती हैं। साफ तौर पर कहा जाए कि रीढ़ की हड्डी होता है युवा। रीढ़ की हड्डी होती है, तो वही जड़ होते हैं। किसी भी समाज की जो जड़ है वो छात्र ही होते हैं। मैं एक छात्र हूँ, मैं ये कहना चाहूँगा जैसे कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन पार्टियां अलग होती हैं और व्यक्तिगत चीज़ें अलग होती हैं। मेरा समर्थन करना ये है कि हमेशा हम लोग को सोचना चाहिए कि पार्टी गौड़ है और हमेशा व्यक्तिगत किसी को समर्थन करना चाहिए व्यक्तिगत। रही बात मुस्तफा सिद्दीकी साहब की, तो उनको जब टिकट मिला था तो काफ़ी लोगों ने विरोध किया था, जैसे आपने कहा कि पार्टी के लोगों ने विरोध किया था। तो देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि पहला, जब मैंने सुना था कि उनकी कुछ प्रोज एंड कॉन्स, उसमें मैंने कॉन्स ये सुने थे कि लोगों ने कहा कि मुसलमान हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये है कि उम्र दराज है। उम्र दराज तो ठीक है, लेकिन एक बात आप जानते रहिएगा, शेर बूढ़ा होता है लेकिन धारणा नहीं भूलता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान हैं, तो ये मुसलमान जो टर्म उनके मन में आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि देश में ऐसी राजनीति चल रही है इस समय जो नफरत की राजनीति है। इस पर मैं कविता कहना चाहूँगा जो मैंने खुद लिखी हुई है कि हाँ मेरे भाई तू भी मान, जन जन में बसा अभिमान, जाति धर्म पे लड़ना है क्या उससे आगे बढ़ना है, मानो तो ना है साथ कोई, मानो तो अपने साथ कई, लेकिन अच्छा है सबने ठाना है, सबको जन्नत ही जाना है। माने एक दूसरे को मार धाड़ के सबको जन्नत ही जाना है, सबको स्वर्ग जाना है। हाँ, जात पात मुस्लिम हिंदू है राजनीति की ये बिंदु, जब कट्टरवाद आता है तो नरसंहार मचाता है। बेटा भाई न बाप कोई, दंगों के पीछे सांप कई, जो लंबे भाषण गाते हैं, इर्शाद संगीत सुनाते हैं, जो खुद पे आई बात कभी पल में बिल में घुस जाते हैं। क्या बात है दोस्तों, समझने की बात है। इशारे में इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, इसका अर्थ आप लोग निकालिए, फिर हम बातचीत करते हैं। सुनिए, जिनकी बातों को सुनते हम और भेदभाव जब बुनते हम, न हमने कभी ये ध्यान दिया, जो था सुना सब मान लिया, उनके बच्चे तो पढ़ते हैं और हम आपस में लड़ते हैं। ठीक है,
अब सुनिए, रही बात राजनेताओं की, तो कई राजनेता ऐसे होते हैं, जैसे आप देखते हैं कि देश की स्थिति जो है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इसमें कहना चाहूँगा कि उन नेताओं के पीछे जो हमको लड़ा रहे हैं, उनके हिस्से में ऐश है, धरा मोटर गाड़ी कैश है, उनके हिस्से आराम है, हमको लड़ाना ही काम है। सुखीजन अमीर परिवार है, सुखिया सुखिया संसार है। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूँ? अब सुनिए, मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी, ठीक है सुनिए, अब जो उनके इन्फ्लुएंस में आके ये कहे कि वो मुसलमान है इसलिए मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा, या वो हिंदू है मैं इससे समर्थन नहीं करूंगा, वो यादव है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, इससे समर्थन नहीं करूंगा, जो मेरे जात को मैं उसका समर्थन करूंगा। इस बात में कहना चाहूँगा कि आप अपनी गरीबी देखिए पहले, क्योंकि मेरे उठता है, जा जा के दर दर तपता है, चूल्हे में माँ के हाथ जले, जो स्वास्थ्य तुम्हारे साथ चले, मुश्किल से तुमको हैं पाले, रोटी कपड़ों के है लाले। ये सच्चाई है कि नहीं? ठीक है। अब उन नेताओं के पीछे जो हम लोग को लड़ा के खत, देखिए अब मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी की, ना सपा की, किसी की नहीं, मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूँ जो अपना पेट भरने के लिए, अपने घर पे गाड़ियाँ खरीदने के लिए, अपने बंगले बनवाने के लिए हमारे बंगले खराब कर देते हैं, हमारी झोपड़ियाँ खराब कर देते हैं। तो उनके लिए मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि उन नेता का होता जाप जहाँ, कर रखा जिसने पाप यहाँ, करते हैं गलत कहते हैं सही, चाहते हैं जो होता है वही। अब भी यह समय आ जाओ घर, जो तुम रोड पे जाके ईटा पत्थर चला रहे हो या जय श्री राम का नारा लगा रहे हो, राम के जैसे पहले बनने का सोचो, ठीक है। और जो मुसलमान है किसी के ऊपर पत्थर फेंक रहे तो उनको पहले ये समझिए, अब भी यह समय आ जाओ घर, पलटो ना तुम कहीं इधर उधर, इसको भी नहीं उसको भी नहीं, देखो अब तनिक खुद के अंदर। ये बात हमेशा याद रखो, दिल में ये अपने साथ रखो, वसुधैव कुटुंबकम नारा है, सारा संसार हमारा है। इससे सच्ची कोई बात नहीं, इंसानियत की कोई जात नहीं। खत्म करके भेद सब साथ चलो और सत्य तर्क की बात करो, आगे बढ़ो और विद्वान बनो, लेकिन पहले इंसान बनो, ठीक है। दोस्तों ये है युवाओं की सोच। एक युवा और हैं, आगे आ जाएं। क्या परिचय हुआ आपका? अभिषेक कुमार केसरवानी, समाजवादी पार्टी लोहियावानी जिला सचिव। वाह वाह वाह, क्या कहेंगे केसरवानी जी? हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी एक सच्ची राष्ट्र पार्टी है। हम बीजेपी वाले से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको सत्ता में आनी है तो आप ईमानदारी से चुनाव करवाइए ना। आप क्यों बेईमानी करते हैं? अभी हाल ही में अभी सांसदी का चुनाव हुआ, माननीय अमरनाथ मौर्य को हराया गया 4200 वोट से। कैसा बात है, आप बताइए। ऐसा होना चाहिए। जनता के आप चुनाव लड़िए चाहे जिस हम कहते हैं आप चुनाव लड़िए चाहे जिस पार्टी से, लेकिन अगर जो मतदाता होते हैं, मतदाता अपने मन से वोट करे ना, ये तो ईवीएम से सब गड़बड़ी हो रही है ना। अगर ऐसा होता तो फिर आपको सीटें इतने क्यों देती, जीत के जो है वो फतेह कर लेते। हाँ, हम ये सब बताना चाहते। देखिए ये ना बीजेपी की रणनीति है, जानते हैं कि अगर इस जगह सीने देंगे दंगा हो जाएगा, इसीलिए। हाँ चलिए ठीक है। फिलहाल खबरों में यूँ ही आप लोग बने रहिए, मिलते किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।